जावा क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। एज यू ऑल नो दैट कि हमारी 3rd यूनिट अभी चली हुई है और उसमें हमने अभी तक लास्ट टॉपिक अपना क्या किया है, रोट इक्वेशंस तक। तो वहाँ तक जिसने नहीं देखी पहले आप उनको देख लेना। अभी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है साइक्लिक और इग्नोरेबल वेरिएबल्स। इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक जैकोबी इक्वेशन, पॉइसन ब्रैकेट जैकोबी आइडेंटिटी, ऐसे हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, पॉइंटकेरिक थ्योरम। ये सारी थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये लगा लो कि यहाँ से अब हमारा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी ध्यान से देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएंगे सारे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक एंड इग्नोरेबल वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं उनको इग्नोरेबल वेरिएबल्स बोला जाएगा, बट ऐसे हम डेफिनेशन दे नहीं सकते। तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो भी फंक्शन गिवन होगा, लैग्रांजियन फंक्शन हो सकता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन हो सकता है, लास्ट वीडियो में हमने रोट फंक्शन भी देखा। तो ये जो तीनों टाइप के फंक्शंस आए हैं इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो आपको साफ साफ दिखेंगे नहीं, मतलब कि हमारे फंक्शन के अंदर डायरेक्टली हमें विजिबल नहीं होंगे, तो उनको हम इग्नोरेबल वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वैसे इसकी, चलो लैग्रांजियन से स्टार्ट करते हैं। अब लैग्रांजियन के अंदर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, हमने देखा था। लैग्रांजियन के अंदर एक तो टाइम होता है, कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू आई, और कुछ उनकी जनरलाइज वेलोसिटीज होंगी, है ना, क्यू आई डॉट। ये तीन चीजों से मिलकर हमारा लैग्रांजियन फंक्शन बनता है। हैमिल्टोनियन फंक्शन में क्या होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन में टाइम होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे और जनरलाइज मोमेंटम पी अल्फा। और हैमिल्टोनियन में दोनों होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, सॉरी रोट में। रोट फंक्शन में टी भी होगा, क्यू अल्फा, क्यू आई डॉट एंड पी अल्फा। इस तरह से हमने देखा था। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कुछ हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जो हमें डायरेक्टली फंक्शन के अंदर नहीं दिखेंगे। मतलब कि कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक्सप्लिसिटली हमारे फंक्शन के अंदर प्रेजेंट ना हो। उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, इग्नोरेबल या फिर साइक्लिक वेरिएबल्स। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी कि जो वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली हमारे फंक्शन के अंदर प्रेजेंट ना हो, देन द वेरिएबल्स आर नोन एज इग्नोरेबल वेरिएबल्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट ना हो द वेरिएबल्स। फिलहाल अगर मैं सिर्फ लैग्रांजियन की बात करूं, द वेरिएबल्स जनरलाइज वेरिएबल्स लिख लो क्यू आई, विच आर नॉट प्रेजेंट in L explicitly. Then the variables are known as साइक्लिक वेरिएबल्स या फिर इग्नोरेबल। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि एक्सप्लिसिटली फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट्स करोगे तो यू विल गेट 0, है ना। कुछ कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही होंगे। हो सकता है कि जैसे ये क्यू आई लिए, इनमें से कुछ कुछ ऐसे अल्फा तक हो सकते हैं, या फिर i-1, i-2, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो कि एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर मैं उनका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस शुड बी 0। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन दे देती हूँ। सपोज हमने लिया कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है और वो मूव कर रहा है। मूव है तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी तीनों डायरेक्शन में होगी, एक्स वाई जेड। हमने एक क्यूब लिया या फिर क्यूबॉइड ले लो ऐसे,
हमने एक पार्टिकल लिया है, ये पार्टिकल मूव करे जा रहा है, ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हो, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ m एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा, y में भी और z में भी, 3D डायमेंशन में मूव कर रहा है वो, तो दैट मीन्स x डॉट का भी स्क्वायर आएगा, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर, ऐसे बनेगा, है ना। तीनों डायरेक्शन में हमने इनकी वेलोसिटी ले ली है और ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास इसके लिए लैग्रांजियन फंक्शन आ गया, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी वाले कंपोनेंट तो प्रेजेंट है, बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है ना। आपको यहाँ पे कहीं पर भी x, y और z नहीं दिख रहा, x डॉट, y डॉट, z डॉट है। x डॉट का मतलब वेलोसिटी ही है इन x डायरेक्शन, ये इन y डायरेक्शन वेलोसिटी है और ये इन z डायरेक्शन वेलोसिटी है, बट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स नहीं प्रेजेंट है, x, y, z अलग से नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप इस L का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट 0। क्लियरली हमें दिख रहा है। इस तरह से ये जो हमारे लैग्रांजियन फंक्शन में मैंने आपको एग्जांपल बताया, हेयर x, y, z आर इग्नोरेबल वेरिएबल्स, ये हमारे पास इग्नोरेबल वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है, अगर वो हमारे पास एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है फंक्शन के अंदर, देन वी से दैट दे आर इग्नोरेबल, अदरवाइज दे नॉट। अगर उनका जो डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि वो इग्नोरेबल वेरिएबल्स हैं। चलो यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब हम इसका रिलेशन हैमिल्टोनियन और रॉड फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। जब हम अपनी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे बाय यूजिंग डोमकिन थ्योरम, तो आप सभी को वो वाली वीडियो याद आनी चाहिए जब हमने की थी, हमारी 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही था हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। वहां पर हमने एक चीज प्रूव की थी बाय यूजिंग डोमकिन थ्योरम कि जो कर्ल L बाय कर्ल क्यू अल्फा है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कर्ल H बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा। यस और नो, की थी हमने प्रूव। तो अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली ये भी 0 होगा, क्योंकि अगर इग्नोरेबल वेरिएबल L में है तो इग्नोरेबल वेरिएबल H में भी होगा। तो क्योंकि हमें L से ही H निकलता है, हमने ये अपनी सेकेंड यूनिट में देखा था। तो अगर कोई भी वेरिएबल इग्नोरेबल है इन लैग्रांजियन, देन वो वेरिएबल इग्नोरेबल भी होगा किसके अंदर, हैमिल्टोनियन फंक्शन के अंदर। तो ये भी चीज़ हमें पता चल गई। और अभी जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी जिसमें हमने रोट इक्वेशंस निकाली थी, उनके अंदर भी हमारे पास एक रिलेशन आया था, वही डोमकिन थ्योरम से ही आया था कि कर्ल L बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल R बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा। सभी वीडियो को एक बार उस वाली वीडियो को ओपन करके देख सकते हो आप। तो ये भी आया था। अब इसको भी इसके इक्वेट करो तो यहाँ से भी हमें ये मिल गया। तो इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल लैग्रांजियन में इग्नोरेबल है तो वो R में भी इग्नोरेबल है, रोट फंक्शन में भी इग्नोरेबल है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल किसी एक फंक्शन में भी इग्नोरेबल है, किसी में भी, लैग्रांजियन में हो, हैमिल्टोनियन में हो या फिर रोट में हो, तो वो तीनों में ही हो जाएगा। अगर आप किसी एक में दिखा दो, क्योंकि डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये वाला 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0, अगर ये 0 है तो ये दोनों 0, और अगर ये 0 है तो ये दोनों 0। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी एक फंक्शन में किसी भी वेरिएबल को इग्नोरेबल दिखा रहे हो, दैट मीन्स वो बाकी वाले दो फंक्शंस में भी इग्नोरेबल होगा। क्लियर सभी को? एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। The Lagrangian for a projectile moving under the earth approximately constraint field of gravity is given by, यहाँ पर क्या कहा है कि अगर हमारे पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है और वो अंडर द ग्रेविटी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसके पास देखो काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल करना चाहता है ना, खुद को प्रोजेक्ट करेगा। तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, बट अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। अब अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी।
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश भी करेगा। तो साथ में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, किसके लिए? अर्थ की ग्रेविटी के लिए। तो टोटल हमारे पास जो लैग्रांजियन फंक्शन बनेगा, पहले तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये मैंने अभी बताया आपको, m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन आ गया कि प्रोजेक्टाइल हमारा प्रोजेक्ट करना चाहता है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी। तो वो कैसे निकालते हैं? mgh, h का मतलब हाइट। बट यहाँ पर जब भी हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो यूजली जो अपनी हाइट होती है वो क्या होती है? z। देखो सभी ऐसे लेते हैं ना, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। जनरली यही लिया जाता है, आपकी मर्जी है वो तो आप जिस तरह से भी ले रहे हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? माइनस mg। अगर मैं हाइट z ले रही हूँ तो यहाँ पर z लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास लैग्रांजियन फंक्शन बन जाएगा। अब ये जो लैग्रांजियन फंक्शन है इसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स अब्सेंट हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और फिर सभी चेक करो कि क्या इसके अंदर x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है और z प्रेजेंट है। सभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि z तो प्रेजेंट है बट x एंड y नहीं है। तो जैसे यहाँ पर x एंड y नहीं है तो इस लैग्रांजियन फंक्शन के लिए इग्नोरेबल वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए? x एंड y। तो अगर आप l का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट 0। क्लियर सभी को? तो दीज आर इग्नोरेबल वेरिएबल्स फॉर दिस प्रॉब्लम। और जो मैंने अभी बताई थी रेक्टेंगुलर बॉक्स वाली, क्यूबॉइड वाली, उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स हमारे इग्नोरेबल थे। इस तरह से आपके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से हमारे वेरिएबल्स इग्नोरेबल होने वाले हैं। इसके लिए एक थ्योरम है छोटी सी, वो थ्योरम और करते हैं। देखिए ये हमारी थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या है देखो, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। इन द अब्सेंस ऑफ एनी नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, अगर हमारे पास कोई भी नॉन पोटेंशियल फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, अब्सेंस, द जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट। हमें क्या दिखाना है? अगर हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो जनरलाइज्ड मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे विल बी कंजर्व्ड क्वांटिटी। वो हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंजर्व्ड का मतलब यही है ना कि वो उसको हम स्टोर करके रखें, वो चेंज ना हो। तो वी हैव टू प्रूव कि हमारे पास जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा corresponding to cyclic coordinate that should be always conserved. We have to prove this. तो देखो प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास कोई भी लैग्रांजियन फंक्शन है और उसके अंदर हमने मान लिया कि कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। सपोज आपने एक लैग्रांजियन फंक्शन माना L T क्यू वाई डॉट, ठीक है, इस तरह से मान लिया आपने। और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि कोई एक कोऑर्डिनेट है जनरलाइज कोऑर्डिनेट विच इज साइक्लिक। तो हमने मान लिया लेट क्यू अल्फा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है, क्या होगा? कर्ल L बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा शुड इक्वल टू 0। साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लगा देंगे। अब हमें ये दिखाना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो जनरलाइज मोमेंटम होगा ना वो कंजर्व्ड होगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करोगे? मोमेंटम का फॉर्मूला पता है सभी को, ऐसे होता है ना? तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू अल्फा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी अल्फा आएगा। हमें दिखाना है कि पी अल्फा कंजर्व्ड रहेगा क्योंकि क्यू अल्फा मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेट माना है। वी हैव टू शो कि इसका जो मोमेंटम होता है दैट शुड बी कंजर्व्ड। तो हमें देखना है कि कैसे ना कैसे यहाँ पर क्यू डॉट होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो हमें ये दिखाना है कि ये कैसे ना कैसे करके कंजर्व्ड आ जाए। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा ना, तभी हम इसको दिखा सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है और हमारे पास एक ये चीज है। अब एक ऐसा फॉर्मूला मुझे बताओ जिसमें ये वाली क्वांटिटी भी प्रेजेंट हो और ये वाली भी। ध्यान से सोचना सभी, वीडियो को पॉज करो एक बार। आप ये देखो कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर
एक साथ प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू है और आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सभी को, अगर जिन्होंने पता है, पिछले वाला पढ़ा होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइलर्स लैग्रांज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। उसमें यही होता है ना कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम और माइनस दिस इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो यही यूज करेंगे हम। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास वैसे भी 0 है, क्योंकि हम इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं, तो ये तो हमारा 0 हो गया। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू पी अल्फा, तो डी बाई डी टी पी अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, डी पी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स पी अल्फा कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप टाइम चेंज करोगे ना, वैसे वैसे पी अल्फा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा पी अल्फा है इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ये हमारी चेंज नहीं हो रही है जैसे जैसे हम टाइम को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारी छोटी सी थ्योरम थी, प्रूव हो चुका है। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे पॉइजन ब्रैकेट। उससे पहले छोटी सी डेफिनेशन है, पहले वो करेंगे, फिर पॉइजन ब्रैकेट पे आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।